हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। देखिए, किसे कहते हैं सेंटेंस, किसे कहते हैं। देखिए, द सेंटेंस अर्थात वाक्य, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, और ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इसके कहने का यह तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ हो, वही कह रहा है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। देखिए, राम एक शब्द है, इज भी एक शब्द है, गोइंग भी एक शब्द है, टू भी एक शब्द है, स्कूल भी एक शब्द है। इन शब्दों के समूह को जिससे कुछ अर्थ भी निकले उसे वाक्य कहते हैं। देखिए, इन शब्दों के समूह का कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, तो राम विद्यालय जा रहा है तो यानी कि कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए उसे वाक्य कहते हैं। देखिए, सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है, ये भी एक वाक्य ही है। उपर्युक्त दोनों ऐसे शब्दों के समूह हैं जिनका कुछ अर्थ है, अतः दोनों समूह वाक्य हैं। देखिए, अब यहाँ पर सेंटेंस किसे कहते हैं, यह हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, अर्थात कि देखिए यहाँ पे ये जो वाक्य है इनके अब दो दो भाग होते हैं। देखिए, इसका भी दो भाग है, इसका भी। हर एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। देखिए, पहला है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। दूसरा है प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। अब देखिए, कर्ता किसे कहते हैं। देखिए, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट है। मोहन क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, मोहन एक किताब पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहा जाता है। ऊपर के वाक्य मोहन रीड्स ए बुक में रीड्स ए बुक प्रेडिकेट अर्थात विधेय है। इस प्रकार सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है विधेय प्रेडिकेट कहलाता है। अर्थात इसके कहने का यह तात्पर्य है कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह प्रेडिकेट है। आज जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट का है। आज जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट अर्थात विधेय है। अब देखिए, अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के कितने भाग होते हैं। अब देखिए, कर्ता के सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। एक शब्द से अधिक होने पर सब्जेक्ट का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, अब सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। देखिए, पहला है क्वालिफियर, जिसे दूसरे नाम से जानते हैं इनलर्जमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है हेड वर्ड, जिसे दूसरा मेन वर्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्वालिफियर सब्जेक्ट के अंतर्गत तीन सब्जेक्ट और आते हैं। देखिए, डिटरमाइनर सब्जेक्ट, एडजेक्टिव सब्जेक्ट, एडजेक्टिव फ्रेज, ये भी तीन सब्जेक्ट ये क्वालिफियर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए, ये जो है मेन वर्ड, इसमें हेड वर्ड के अंतर्गत यानी कि नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, इस प्रकार सब्जेक्ट भाग में इनके प्रयोग का क्रम इस प्रकार होगा। पहला है डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड, हेडवर्ड को मेन वर्ड भी कहते हैं, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। इन इन सभी का इस तरह देखिए, अगर सभी सब्जेक्ट इस तरह आ जाए तो किस तरह इनको लिखा जाता है, इसी क्रम में लिखा जाएगा, जो एक प्रकार का ये सूत्र भी है। देखिए, टेबल नंबर 1 में आप देखिए, यदि वाक्य में केवल हेड वर्ड का प्रयोग हो तो हम सेंटेंस किस प्रकार लिखते हैं। देखिए, पहले हेड वर्ड लिखेंगे, उसके बाद प्लस प्रेडिकेट। अब यहाँ पर देखिए, चार हमको सब्जेक्ट दिया गया, मतलब चार सेंटेंस दिया गया है। देखिए, मोहन रन्स, सीता सिंग्स, आई गो,
दे प्ले, वे खेलते हैं, मैं जाता हूँ, सीता गाती है, मोहन दौड़ता है। इस प्रकार देखिए हेड वर्ड के अंतर्गत सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आते हैं, यही इसका पहचान है। देखिए मोहन सीता यह एक नाउन है, आई दे यह एक क्या है, प्रोनाउन है। देखिए उपर्युक्त चारों वाक्यों में मोहन सीता आई और दे सब्जेक्ट के अंतर्गत जिसे हेडवर्ड हैं। नोट, हेडवर्ड्स के स्थान पर केवल नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। यही मैंने पहले ही बताया हूँ कि हेडवर्ड्स के अंतर्गत केवल नाउन ही और प्रोनाउन, यही इसका पहचान है कि नाउन या प्रोनाउन ही आएगा हेडवर्ड्स के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर टेबल नंबर दूसरे में आप देखिए, यदि वाक्य में क्वालिफायर तथा हेड वर्ड का प्रयोग हो तो सेंटेंस किस प्रकार लिखते हैं। देखिए पहले क्वालिफायर आएगा, तब प्लस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट, इस तरह यह लिखाएगा। देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, देखिए पहले क्वालिफायर आया है, क्वालिफायर के अंतर्गत देखिए ए एंड द सम, इस प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं। हेड वर्ड में तो बॉय, एलिफेंट, सन, बॉयज, ये सब नाउन के नाउन है। तो देखिए रंस, ए बॉय रंस, इस तरह अगर आपको पहचानना हो तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि हेड वर्ड्स के अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन आएंगे। जो क्वालिफायर के अंतर्गत आते हैं सब्जेक्ट वो एन, ए एंड द, सम। उपर्युक्त चारों वाक्यों में ए एंड द और सम क्वालिफायर तथा बॉय, एलिफेंट, सम और बॉयज हेड वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल नंबर तीसरे में देखिए, यदि वाक्य में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा हेडवर्ड का प्रयोग हो तब हम सेंटेंस किस प्रकार लिखेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देखिए डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस प्रेडिकेट। देखिए हेडवर्ड के पहले एडजेक्टिव लिखाएगा, फिर एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर। अगर इन सभी सब्जेक्ट हैं उसमें तो सबसे पहले डिटरमाइनर लिखाएगा, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट लिखाएगा, फिर हेडवर्ड्स लिखाएगा, तब प्रेडिकेट लिखाएगा। यहाँ पर देखिए ए एंड द, हिज, ये सब देखिए वहाँ पर भी था क्वालिफायर के अंतर्गत। देखिए क्वालिफायर के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं, पहला है डिटरमाइनर और दूसरा है एडजेक्टिव, एक आएगा एडजेक्टिव फ्रेज जो अगले टेबल में है। देखिए एक क्वालिफायर सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्वालिफायर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट है, ये रियल में डिटरमाइनर सब्जेक्ट है, ए एंड द, हिज। देखिए ब्लैक, ओल्ड, ब्यूटीफुल, इल्डर, यानी कि ये विशेषता बता रही है, ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए कैट, मैन, गर्ल, ब्रदर, ये सब हमारे नाउन या नाउन के अंतर्गत हैं, इसलिए ये हेड वर्ड के अंतर्गत आएंगे। इस तरह देखिए उपर्युक्त तालिका में ए एंड द तथा हिज डिटरमाइनर हैं, ब्लैक, ओल्ड, ब्यूटीफुल तथा इल्डर एडजेक्टिव हैं। देखिए कैट, मैन, गर्ल तथा ब्रदर हेड वर्ड अर्थात मेन वर्ड हैं। देखिए जो विशेषता बता रही है, ब्लैक यानी कि काली बिल्ली, एक काली बिल्ली दौड़ती है, अर्थात जो विशेषता बताती है वह एडजेक्टिव के अंतर्गत सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। उसी तरह ये भी है ब्यूटीफुल, सुंदर, इल्डर अर्थात बड़ा, उसका बड़ा भाई खेलता है। इस तरह हमारे एक सेंटेंस हो जाएंगे, हिज एल्डर ब्रदर प्लेज, उसका बड़ा भाई खेलता है। देखिए टेबल नंबर 4 में आप देखिए, यदि वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज भी प्रयुक्त हो, अर्थात कि उन सभी सब्जेक्टिव के साथ एडजेक्टिव फ्रेज भी प्रयुक्त हो तो हम किस प्रकार सेंटेंस को लिखते हैं। देखिए सबसे पहले डिटरमाइनर लिखेंगे, प्लस एडजेक्टिव लिखेंगे, तब प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस प्रेडिकेट, अर्थात कि हेडवर्ड और प्रेडिकेट के बीच एडजेक्टिव फ्रेज आएगा और बाकी तीनों उसी क्रम में ही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द लाफ्स, देखिए स्टैंडिंग इन द, सिटिंग इन द कॉर्नर, लिविंग इन दलही इन कानपुर, ये सब हमारे एडजेक्टिव फ्रेज के अंतर्गत आते हैं। देखिए द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द लाफ, देखिए ओल्ड, फैट, इल्डर, यंगर, ये सब हमारे विशेषता बता रहे हैं। हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब ये देखिए द, ए, माई, योर, ये सब हमारे डिटरमाइनर सब्जेक्ट हैं। देखिए इस हेडवर्ड के अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत देखिए मैन, कॉर्नर, गर्ल, सिस्टर, ब्रदर,
देखिए एडजेक्टिव फ्रेज हैं स्टैंडिंग इन द, सिटिंग इन द कॉर्नर, लिविंग इन द लही इन कानपुर। इस तरह हमारे इस सेंटेंस लिखा लिखा जाता है। देखिए उपर्युक्त तालिका में स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर, लिविंग इन द लही और इन कानपुर वाक्यों में एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में प्रयोग किए गए हैं। एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा हेड वर्ड के बाद आकर उसकी विशेष स्थिति को स्पष्ट करता है। देखिए एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वह हेड वर्ड के बाद आता है, यही इसकी पहचान है। और इसका हेड वर्ड का वो विशेषता अर्थात विशेष स्थिति को उसका प्रकट करता है हेड वर्ड का, और यह हमेशा हेड वर्ड के बाद ही आता है। देखिए टेबल नंबर 5 में देखिए, यदि वाक्य में जिरंड का प्रयोग हो अर्थात कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हो। देखिए सब्जेक्ट, देखिए जिरंड के अंतर्गत आता है। यदि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हो तो वह जिरंड के अंतर्गत आता है। और देखिए प्रेडिकेट से पहले आता है जिरंड। देखिए प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान हानिप्रद है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। देखिए नोट क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जिरंड का निर्माण होता है। इसका प्रयोग नॉन हेड वर्ड के रूप में किया जाता है। जिरंड को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फिनिट भी कहते हैं। उपर्युक्त तालिका में प्लेइंग, स्मोकिंग, स्विमिंग तथा वॉकिंग शब्द जिरंड के रूप में प्रयोग किए गए हैं। देखिए टेबल नंबर 6 में आप देखिए, यदि वाक्य में इन्फिनेटिव अर्थात कि टू वर्ब के पहले जब टू का प्रयोग होता है तो वह सब्जेक्ट इन्फिनेटिव के अंतर्गत आता है। देखिए स्मोक, टू स्मोक, देखिए टू स्मोक इज हार्मफुल यानी धूम्रपान करना हानिप्रद है। टू वॉक इज यूजफुल, टहलने जाना लाभदायक है। टू इरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। टू वर्क इज वर्शिप, काम करना पूजा है। यानी कि वर्ब के पहले टू का जब प्रयोग होता है तो और सब प्रेडिकेट के पहले आता है सब्जेक्टिव इन्फिनेटिव। देखिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव का निर्माण होता है। इसे नॉन फिनिट या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। उपर्युक्त तालिका में टू स्मोक, टू वॉक, टू इरर तथा टू वर्क शब्द इन्फिनेटिव हैं जो हेडवर्ड के रूप में प्रयोग किए गए हैं। देखिए टेबल नंबर 7 में आप देखिए इट और देयर का प्रयोग हो। देखिए सब्जेक्ट, देखिए प्रेडिकेट के पहले ही आएगा इट और देयर। देखिए इट वाज रैनिंग, पानी बरस रहा था। इट वाज ए कोल्ड नाइट, रात ठंडी थी। देयर वेयर टू 10 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 10 लड़के थे। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। उपर्युक्त वाक्य में इट तथा देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। यहाँ इट शब्द इम्पर्सनल सब्जेक्ट हैं तथा देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी कि प्रेडिकेट के भाग। थैंक यू सो मच।